हेलो फ्रेंड्स। आज कृति क्लासेस विद कृति में आप लोगों को एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन देखने को मिलेगा। दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, आप पेपर में पढ़ रहे होंगे ऑन अ डेली बेसिस, वो क्या है और उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या हमें देखने को मिल सकते हैं और इससे हमारे क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, पॉलिटिकल सिस्टम को इंडिया के ये कैसे अफेक्ट करेगा, सबके ऊपर आज इस चैनल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है कि वन नेशन वन इलेक्शन एग्जैक्टली है क्या। तो बेसिकली ये एक सिस्टम है जहाँ पे जो इलेक्शंस होंगे, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो या लोकसभा इलेक्शंस हो, वो सब कुछ एक साथ होंगे। जैसे कि अगर हम हमारा जो इलेक्शन हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस उसकी बात करें, तो उस टाइम पे कोशिश किया गया था कि सभी इलेक्शंस जो है 951 से 952 के बीच में ही कंडक्ट किए गए थे, राइट। तो ये एक साइमल्टेनियस इलेक्शन था, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉस्ट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो काफ़ी बचते हैं। तो अगर हम अभी की सिचुएशन की बात करें तो अभी ऐसा साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो एक्सपेंसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन, अगर मैं डेटा के हिसाब से जाऊँ तो 2014 की अगर मैं डेटा उठाऊँ तो 3800 करोड़ रुपीस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेंड किया था इलेक्शन में, और सिंस देन इट हैज़ ओनली इंक्रीज्ड, मतलब उसके बाद से सिर्फ बढ़ा ही है, घटा नहीं है। तो इतना ज़्यादा जो एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, किस तरीके से इस चीज़ को एक जुडिशियस वे में आगे लेके आया जाए, ये इसके लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है। लेकिन इसको अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 8 पैनल कमिटी भी बैठाया है, जिसके अंदर ये इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि जो कमियां हैं, और अगर बेनिफिट्स है तो क्या क्या है, कमियां हैं तो क्या क्या है, और उन कमियों को कैसे हम ओवरकम करें, कैसे हम उसको लेट गो करें, वो उनके बारे में डिस्कस किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन वहाँ पे बोला जाता है, ये किया गया है। तो जैसे स्वीडन जो है, स्वीडन से ही इंडिया प्रभावित हो रहा है, उसी से वो इंस्पिरेशन उसने लिया है, क्योंकि अभी कुछ साल पहले स्वीडन ने इसको अप्लाई किया और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट उनको मिले, काफ़ी ज़्यादा पैसे के, अगर हम मॉनेटरी वे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पैसे बचाया भी इस पर्टिकुलर एक साथ इलेक्शन करने में, एक्सपेंसेस काफ़ी उनके रिड्यूस हुए। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इंडिया के जो जो फ़िलहाल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट सामने रखा। अब अगर हम इंडोनेशिया की बात करें, वो भी एक बहुत बड़ा एक महा ये द्वीपों वाला कंट्री है, विच इज़ लाइक आइलैंड्स, उस नेशन है ये। तो उसमें भी बहुत बड़ा एक लार्ज स्केल पे इलेक्शन होने वाला है आने वाले साल में, और वहाँ पे भी सुनने में आ रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा। काफ़ी बड़े पैमाने पे इलेक्शन होंगे और सब कुछ एक साथ होंगे। तो देखेंगे कैसा होता है। बट फिलहाल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या क्या हिंड्रेंसेस हो सकते हैं अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इंडिया जो है वो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि लोगों के चुनाव से जो है हमारे लीडर्स आते हैं और फाइनली इलेक्ट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरीके से इलेक्ट होते हैं। तो बेसिकली एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे लोगों का जो चॉइस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी आया और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एंड देन वो फर्दर जिस जिस भी पार्टी के टोटल मेजॉरिटी होते हैं, जो मेजॉरिटेरियन रूल जिसको हम बोलते हैं, वो फाइनली जो है वो
रूल करता है तो वो रूलिंग पार्टी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री तो है ही, बट यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, विच मीन्स कि यहाँ पे जो 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नेंस के, 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट है योर लेजिस्लेटिव, देन एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड देन फाइनली वी हैव जुडिशरी। तो ये जो 3 ऑर्गन्स हैं इसमें कामों को बांट दिया गया है बेसिकली। तो लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो लॉ बनाते हैं, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव जो कि उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और फाइनली जुडिशरी आ जाता है जिन जो कि लॉज वगैरह को जो एक्ट जो हम देखते हैं हमारे कोर्ट्स वगैरह हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो ये जो भी अगर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए हमको हमारे लिए ये जुडिशरी होते हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए जो मेन फीचर है दैट इज़ ऑफ योर पार्लियामेंट्री सिस्टम का अगर हम मेन फीचर बात करें तो यही है कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होता है और जो लेजिस्लेटिव होता है इनके बीच में एक कनेक्टिवनेस होता है, विच मीन्स दे आर इंटरकनेक्टेड। कैसे? अगर लेजिस्लेटिव कुछ करता है तो वो अकाउंटेबल है एग्जीक्यूटिव को अपने अपने बातों को रखने के लिए, और वो एग्जीक्यूटिव को उसे बताना होगा कि उसने क्या क्या अभी तक लॉज बनाए, किस तरीके से। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव भी अकाउंटेबल होता है लोकसभा राज्यसभा में, जो आप देखते हैं कि किस तरीके से डिस्कशंस हो रहे हैं, बीट निर्मला सीतारमन से क्वेश्चंस किया जा रहा है जो अपोजिशन पार्टी है। तो यही एक कनेक्टिवनेस है दोनों के बीच में, जिसके वजह से एक इंटरडिपेंडेंस हम बोल सकते हैं है, जिसके वजह से ये जो कोई भी डिसीजन होता है तो वो सोच समझ के क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके और दोनों मिल करके जो है एक पर्टिकुलर लॉ को या एक्ट को आगे लेके जाते हैं। बट अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें, अभी हमने बात किया पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में बात करें तो सेम थिंग इज़ नॉट ट्रू फॉर दैट। वहाँ पे क्या है कि एक प्रेसिडेंट है जो कि इलेक्टेड होता है बाय पीपल ऑफ द कंट्री, और वो किसी को भी अकाउंटेबल नहीं है अदर देन द पीपल ऑफ द कंट्री। स्पेसिफिकली वो लेजिस्लेचर्स को बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं है, तो वो अपने डिसीजंस अपने जो भी है वो खुद से लेगा। वो लेजिस्लेटिव के साथ कोई डिस्कशन, कोई भी डेलिबरेट डिस्कशन नहीं होगा। हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में कोई भी अगर लॉ पास होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि लोकसभा उसे पास करेगा, उसके बाद राज्यसभा उसे पास करेगा, उसके बाद जाके वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट असेंट मिलने के बाद फाइनली जब उसमें सिग्नेचर आएगा तब जा करके वो लॉ बनेगा। इसीलिए हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और रियल एग्जीक्यूटिव है हमारे प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेजॉरिटी पार्टी रूल सिस्टम है, विच मीन्स कि लोकसभा में अगर हम देखें 545 सीट्स है, उसका जो हाफ +1 जो है वो अगर उतने सीट्स अगर कोई पार्टी ले आता है और उतने सीट्स अगर कोई पार्टी विन करता है तो उसका रूल हो जाता है, राइट। तो ये जो मेजॉरिटी पार्टी रूल सिस्टम है इसमें अगेन सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक अगर यहाँ पे 1-on-1 इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये हो जाएगा कि अगर कोई पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन का शिकार होता है या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन में हमें ये पता चलता है कि जो पार्टी है वो बिल्कुल भी कम्पिटेंट नहीं है टू रन दिस पर्टिकुलर, दे आर नॉट competent enough to be in the governance, and that is why उनको हटाया जाएगा, जिसके वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लोकसभा के लोग ही पास करते हैं। और ये कब होता है? जब मेजॉरिटी जो है वो लूज कर देता है गवर्नमेंट, राइट। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और अगर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उसको वो गिर जाती है, बेसिकली सरकार गिरना इसे बोलते हैं, और फ्रेश इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, नया सरकार खड़ा होता है। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लग गया तो यहाँ पे ये दिक्कत आ जाएगी कि फिर से हमें री इलेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन जो मेन फीचर है ये साइमल्टेनियस इलेक्शन का या फिर वन नेशन वन इलेक्शन का, वो ये है कि सिर्फ एक बार आफ्टर 5 years सभी स्टेट्स एज वेल एज
सेंटर का इलेक्शन कंडक्ट किया जाए। तो ये एक बहुत मेजर हिंड्रेंस है जो कि हमारा प्रेसिडेंशियल ना होकर के पार्लियामेंट्री सिस्टम होने की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो अब इसको कैसे ओवरकम किया जाए, इसमें क्या क्या बदलाव लाया जाए। अब बहुत जो मैंने आपको बताया कि एक पैनल बैठा है ऑफ 8 मेंबर्स टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, और मैंने आज ही इसको पेपर में पढ़ा, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये डेलिबरेट डिस्कशन हो रहा है। अब इसमें बात आ जाता है केशव नंदा भारती केस के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस केस में बेसिकली ये बात बोला गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट को बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी नुकसान, डॉक्ट्रिन को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचे। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव लाना है तो आप उसको चेंज कर दीजिए, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको बिल्कुल भी आप टच नहीं कीजिएगा। अब बात हो रहा है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री होना इंडिया का, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वेरी क्लियरली। लेकिन क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम होना इज ऑल्सो इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है लोगों के दिमाग में, और कुछ बोल रहे हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, हम पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं बदल सकते, बिकॉज जो एक बेसिक डेमोक्रेसी का जो बेसिक नींव है वही कहीं ना कहीं हिल जाएगा अगर हम इसको प्रेसिडेंशियल बना दें, राइट। जैसे हमने देखा है कि यूएसए जो है वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, विच मीन्स कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, उन्होंने अपनी मनमानी की, काफ़ी ऑटोक्रेटिक सिचुएशन क्रिएट किया अपने कंट्री में। और उसका एक, अगर हमको नेगेटिव एस्पेक्ट देखना है प्रेसिडेंशियल का, तो यही है क्योंकि वो अपने में है, उनके पास एक उनको वो अकाउंटेबल नहीं है किसी को भी, अदर देन ऑफ कोर्स द ऑफ द कंट्री, और किसी को भी वो अकाउंटेबल नहीं है। तो कोई भी एक डिस्कशन करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो अपने मन मर्जी करते हैं, जिसके वजह से ये सिचुएशन आया डोनाल्ड ट्रंप के केस में। हमारे यहाँ पे डेफिनेटली वैसा नहीं है। अगर एक पार्टी कुछ गलती करता है तो ऑपोजिशन है। लोकसभा के जो आप अगर कभी राज्यसभा टीवी देखते होंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक डिस्कशन होता है, क्वेश्चंस डाले जाते हैं, ऑपोजिशन पार्टी क्वेश्चन करती है कि आपने अभी तक क्या क्या किया, हेल्थ सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुए, आपने इसको ये किस तरीके से। तो ये जो चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हमारा डेफिनेटली डेमोक्रेसी को अफेक्ट करेगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंडिया में लाना सही होगा या नहीं होगा, ये डिस्कशन जो है ये हमारे ट्रिब्यूनल या फिर हमारे जो मेंबर्स हैं, जो अभी मेंबर्स बैठी हैं, वो डिस्कस कर रही हैं। और हमें बहुत जल्दी पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आ रहा है, किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, केशव नंदा भारती केस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी आने वाले समय में, और डेफिनेटली जो भी होगा मैं इस पर अगेन वीडियो बनाऊंगी, अगेन इसके ऊपर एक डिस्कशन होगा। बट फिलहाल के लिए तो यही क्वेश्चन है कि क्या पार्ट जो 5 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव के बारे में बात किया गया, यूनियन के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बारे में बात किया गया है, वो चेंज होगा? क्या पार्ट 6 जो है जिसमें स्टेट के बारे में बात किया गया है, और उसके चैप्टर 4 में हमारा जो लेजिस्लेटिव पावर है ऑफ गवर्नर, उसके बारे में बात किया गया है, क्या वो चेंज होगा? तो ये सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं अगर हमारा कंट्री जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो करता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और डेलिबरेट डिस्कशन के लिए क्लासेस विद कृति को आप डेफिनेटली फॉलो करें। मैं रोज़ रोज़ नए आर्टिकल्स को इसी तरह से डिस्कस करूँगी, और डेफिनेटली आई थिंक आप लोगों का भी आईक्यू बढ़ेगा, मेरा भी आईक्यू बढ़ेगा और बहुत कुछ साथ में सीखेंगे और बहुत कुछ साथ में लर्न करेंगे। Thank you and keep following, and do like this video if you enjoyed watching this video. Keep following Classes with Kriti. Thank you.